हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कंपनी लॉ में क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर अलग अलग प्रकार से कंपनियां बनाई जाती हैं और उन सभी कंपनियों को हम कई तरीकों से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जिसमें प्रमुखतः अपने कह दें फर्स्ट, निर्माण और सम्मेलन की विधि के आधार पर इसका वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा, सदस्यों के दायित्व के आधार पर। तीसरा इसमें आता है सदस्यों की संख्या के आधार पर। चौथा आता है नियंत्रण के आधार पर। पांचवा इसमें आता है स्वामित्व के आधार पर। छठा आता है पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर। और सातवां अन्य कंपनियां आती हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पर। यह हम कह दें मोड ऑफ फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन के आधार पर। तो असमामेलित, इसमें दो प्रकार की कंपनियां, असमामेलित या अपंजीकृत कंपनियां, और दूसरी आती है समामेलित कंपनियां। फर्स्ट, असमामेलित या अपंजीकृत कह दें अनइनकॉर्पोरेटेड या अनरजिस्टर्ड कंपनीज, कोई भी संस्था या संगठन जो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन या इससे पहले के किसी कंपनी विधान के अधीन समामेलित नहीं हुआ या पंजीकृत नहीं हुआ, वह असमामेलित या अपंजीकृत कंपनी कहलाती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अपंजीकृत मद में हम निम्नलिखित कंपनियों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कोई भी साझेदारी फर्म, कोई भी सीमित दायित्व वाली साझेदारी, कोई भी सहकारी संस्था, कोई भी समिति या कोई भी अन्य व्यावसायिक संस्थान। स्टूडेंट्स, निर्माण और समामेलन की विधि के आधार पर जो अपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, उसमें ए पार्ट अपने देखा असमामेलित या अपंजीकृत कंपनियां, बी आता है समामेलित या पंजीकृत कंपनियां। यहां ये कह दें कि समामेलित कंपनी से हमारा आशय ऐसी कंपनियों से है जिसका निर्माण किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत हुआ है। ऐसी कंपनियां निम्न प्रकार से हो सकती है। शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनियां, जिसके अंतर्गत अपने शाही अधिकार पत्र कह दें या किसी शासक के अधीन कोई शाही अधिकार पत्र या रॉयल चार्टर जारी करके कंपनी का निर्माण किया गया है। दूसरा जाता है विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियां या वैधानिक कंपनियां, जिसे कंपनी ऐसी कंपनियां जिसे संसद या किसी अन्य राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष विधान या कंपनी अधिनियम के तहत निर्मित किया गया है, ऐसी वैधानिक कंपनियां कहलाती है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक कह दें, भारतीय जीवन बीमा निगम कह दें, राज्य पथ परिवहन निगम कह दें, ये ऐसी वैधानिक कंपनियों के उदाहरण हैं। थर्ड आता है कंपनी अधिनियम के अधीन समामेलित कंपनियां, कि कानूनी अर्थ में कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले के अधीन के अंतर्गत समामेलित या रजिस्टर्ड हुई है। ऐसी कंपनी को अस्तित्व में आती है जब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। दूसरा स्टूडेंट्स, मेन क्लासिफिकेशन आता है सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियां या कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। किसी भी सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी को सीमित या असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में समामेलित करवाया जा सकता है। अतः सदस्यों के दायित्व के आधार पर इस अधिनियम के अधीन समामेलित कंपनियों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां, असीमित दायित्व वाली कंपनियां, अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 के अनुसार। तो इसमें आता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी फर्स्ट, जिसमें अपने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अंशों द्वारा सीमित कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य की अदत्त राशि यदि कोई हो तक सीमित रहता है। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्य उस कंपनी के समापन की दिशा में वह राशि देने के लिए उत्तरदायी होती है जितनी राशि की उनके द्वारा वचन या गारंटी दी गई है, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 के अनुसार। स्टूडेंट्स, सदस्यों के दायित्व के आधार पर जो अपने सेकंड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कंपनियां, उसमें थर्ड पार्ट जो आता है असीमित दायित्व वाली कंपनियां या असीमित कंपनियां। असीमित कंपनी से हमारा तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों का दायित्व की कोई सीमा नहीं होती। ये अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 के अंतर्गत आता है। या दूसरे शब्दों में ये कहें, जब कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है तो वह कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी के समस्त ऋणों और दायित्वों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, और किंतु इन ऋणों और दायित्वों को चुकाने वाला सदस्य या सदस्यों को अन्य सदस्यों से अंशदान प्राप्त करने का अधिकार होता है। स्टूडेंट, थर्ड मेन क्लासिफिकेशन आता है सदस्यों की संख्या के आधार पर, कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। सदस्यों की संख्या के आधार पर
कंपनी में जनता की सहभागिता पर कंपनियों को 3 भागों में अपने बांट सकते हैं, जिसमें एक आ जाता है सार्वजनिक या लोक कंपनी कह दें, दूसरा इसमें आता है निजी कंपनी, तीसरा आता है एक व्यक्ति कंपनी। तो फर्स्ट इसमें जो आता है सार्वजनिक लोक कंपनी या पब्लिक कंपनी कह दें। पब्लिक कंपनी से हमारा तात्पर्य है, हम कहते हैं किसी भी एक ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। दूसरा, जिसकी निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनियों के लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं कर रखी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी कंपनी, ऐसी कंपनी निजी या सार्वजनिक हो जो किसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है कि सहायक कंपनी है, तो वह सहायक कंपनी भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे ऐसी सहायक कंपनी अपने अंतर नियमों में निजी कंपनी ही बनी रहती हो। या स्टूडेंट दूसरे शब्दों में यह कहे कि प्रत्येक कंपनी, निजी कंपनी सहित जो किसी सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी है, उसकी सहायक कंपनी है, तो वो भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी। प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी से हमारा तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है और तथा जो अपने अंतर नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित बातों की व्यवस्था करती है। जो अपने अंशों, यदि हो तो अंशों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर जो अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है और जो अपने अंशों और ऋण पत्रों को शेयर्स और डिवेंचर्स के क्रय करने के लिए जनता को निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है, निषेध लगाती है। नेक्स्ट इसमें आता है एक व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से जिसका केवल एक ही सदस्य होता है। एक व्यक्ति कंपनी भी समामेलित और विधिक व्यक्ति कंपनी है जिसका निर्माण या जिसका निर्माता एवं एकमात्र सदस्य से इसका पृथक अस्तित्व होता है और इसके सदस्य का दायित्व भी सीमित होता है जब तक कि यह कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी ना हो। फोर्थ आता है इसमें नियंत्रण के आधार पर कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो इसमें कितने प्रकार की देखते हैं, सूत्रधारी या नियंत्रक कंपनी, सहायक कंपनी, सहचारी या संबंध कंपनी। तो सूत्रधारी कंपनी या नियंत्रक कंपनी, होल्डिंग कंपनी कह दें, एक या अधिक कंपनियों के संबंध में या संदर्भ में। सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसकी ऐसी कंपनियां सहायक कंपनियां हैं। या ये कह दे सूत्रधारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी एक या अधिक सहायक कंपनी या कंपनियां होती हैं और ऐसी कंपनी जिसका उस पर कई एक से अधिक कंपनियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण होता है। इस प्रकार जो कंपनी किसी अन्य कंपनी या अन्य कंपनियों पर नियंत्रण रखती है वह नियंत्रण करने वाली कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट आता है सहायक कंपनी। कंपनी अधिनियम के अनुसार किसी भी अन्य कंपनी के संदर्भ में या संबंध में सहायक कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिस पर सूत्रधारी कंपनी निम्न में से किसी भी प्रकार का एक नियंत्रण रखती है। सूत्रधारी कंपनी उस कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है। सेकंड, सूत्रधारी कंपनी स्वयं अथवा अपनी एक या एक से अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से उस कंपनी के कुल अंश पूंजी के आधे से अधिक भाग पर नियंत्रण रखती है, तो ऐसी कंपनी सहायक कंपनी मानी जाएगी। स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट आता है स्वामित्व के आधार पर कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार की है, सरकारी या राजकीय कंपनियां कह दें, और फिर सेकंड बी गैर सरकारी कंपनियां। सरकारी या राजकीय कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनी। सरकारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा, किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, थर्ड अंशतः केंद्रीय सरकार द्वारा तथा अंशतः किसी एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा। यहाँ यह उल्लेखनीय कर देना चाहिए कि किसी भी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी सरकारी कंपनी होगी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 के अनुसार। गैर सरकारी कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, जिस कंपनी की संपूर्ण या अधिकांश अंश पूंजी निजी क्षेत्र के उद्यमी या जन सामान्य द्वारा निर्धारित होती है, उसे गैर सरकारी कंपनी कहते हैं। हम इसे निजी कंपनी, क्षेत्र की कंपनी या भी कह सकते हैं, किंतु ऐसी कंपनियां अर्थव्यवस्था के सहकारी व संयुक्त क्षेत्र में स्थापित की जा सकती है। अर्थात ऐसी कंपनियां सरकारी, सहकारी और संयुक्त क्षेत्र में भी स्थापित की जा सकती हैं। 6 पॉइंट आता है स्टूडेंट पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर कंपनीज बेस्ड ऑन द एक्सेस ऑफ कैपिटल मार्केट। तो इसमें 2 प्रकार से है, सूचीबद्ध कंपनियां, लिस्टेड कंपनी, और दूसरा आता है असूचीबद्ध कंपनी, अनलिस्टेड कंपनीज।
सूचीबद्ध कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी कोई प्रतिभूति किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 के अनुसार। और अनलिस्टेड कंपनीज असूचीबद्ध कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी कोई भी प्रतिभूति किसी भी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्र स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है। ऐसी कंपनियां अपने लिए पूंजी अपने सदस्यों से, संचालकों से, अपने मित्रों से, नातेदारों से, संबंधियों आदि से प्राप्त करती है। ऐसी कंपनियां जनता को अपनी प्रतिभूतियों के क्रय करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। और लास्ट स्टूडेंट आता है अन्य कंपनियां, आदर्श कंपनियां। इसमें धर्मार्थ कंपनियां, बिना लाभ उद्देश्य कमाने वाली कंपनियां, लघु कंपनियां, निष्क्रिय कंपनियां आ जाती है या विदेशी कंपनियां आ जाती हैं। तो स्टूडेंट ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। धन्यवाद।